अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अपनी दोनों किडनी दे दीजिए जिसके बदले में मैं आपको मुंहमांगी रकम दूंगा, तो आप मुझसे कहेंगे कि भाई जब मैं ही नहीं रहूंगा दोनों किडनी देने के बाद तो उस मुंहमांगी रकम का मैं करूंगा भी क्या। हो सकता है फिर आप फर्दर नेगोशिएशन करें और कहें कि एक किडनी में मान जाइए और जिसके बदले में उसकी आधी रकम दे दीजिए। हो सकता है आप कहें कि दोनों ही किडनी रहने दीजिए, जी भर काम ले लीजिए और इतनी रकम चला लीजिए। तो कहने का मतलब है कि एक नेगोशिएशन होगा जिसमें शायद हम सभी की ये एक बेसिक नीड है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस, कि हम वर्क का और लाइफ का एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। हाँ, ये एक स्पेक्ट्रम है कि उस पूरे स्पेक्ट्रम में आप खुद को कहाँ पाते हैं, आप कितना वर्क कितनी लाइफ चाहते हैं और कोई और कितनी लाइफ और कितना वर्क चाहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे स्पेक्ट्रम में आपको क्या लगता है कि आप इस समय कहाँ हैं या कहाँ होना चाहते हैं, तो संभवतः आप कहेंगे कि मैं यहाँ कहीं बीच में लाया करता हूँ इस समय या होना चाहूंगा। आप यदि बैंक में हैं या एक एस्पायरिंग बैंकर हैं, तो आज मैंने ठेका ही इसी बात का लिया हुआ है कि मैं आप तक ये पहुंचाऊं कि क्यों आप सिर्फ किडनी दे देने से एक स्टेप ऊपर है। मैंने खुद 3 साल बैंक में काम किया है एंड आई रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। मैं था सबका बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसमें जो भी अनुभव मेरे रहे या जो भी मैंने देखा, जितने भी एक्सपीरियंसेस मैंने जाने मेरे कॉलीग से, और जो उससे पहले मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा था, मुझे इस पूरे 3 साल के कार्यकाल में अगर किसी की सबसे ज्यादा याद आई तो वो था कार्ल मार्क्स। और मुझे लगता था कि कितना सही कह के गया है वो। आज मैं आप तक जो पहुंचाना चाहता हूं वो इन दोनों तीनों बातों का निचोड़ है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जब भी मैं बैंक या बैंकर कहूं तो आप तक ये पहुंचे कि मैं एक पर्टिकुलर बैंक की बात कर रहा हूं। हाँ, संभव है कि वही कल्चर, वही प्रैक्टिसेस जनरली बाकी बैंक्स में भी पाई जाए या और भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पाई जाए, पर मैं यहाँ अपने ही एक्सपीरियंस और उसी बैंक तक सीमित रहूँगा। मेरा मकसद किसी बैंक को डिफेम करना नहीं है, बल्कि ये जो वर्किंग प्रैक्टिसेस हैं विच आर वेरी एक्सप्लॉयटेटिव, ये हार्श रियलिटी का आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और वही मेरा मकसद भी है। हो सकता है कि आप एक बैंकर हों या एस्पायरिंग बैंकर हो, और यदि आप इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं हैं तो शायद आप इस वीडियो के बाद आप जहां भी काम करते हैं या जहां भी काम करना चाहते हैं तो अपने वर्क कल्चर को या वर्किंग प्रैक्टिसेस को बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। तो ये मैं आप तक पहुंचाऊंगा 4 पहलुओं के माध्यम से। पहला मैं बात करूंगा द मिथ ऑफ हैंडसम सैलरी। दूसरा मैं बात करूंगा प्रॉफिट्स की विच आर वेरी ऑब्वियस, जो कि हम देखेंगे। तीसरा मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि बैंक को क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, वाई दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। चौथा हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जब बैंक जॉब्स की बात आती है तो हम सुनते हैं कि बहुत ही हैंडसम सैलरी है। कितनी हैंडसम है मैं आपको बताता हूँ। आप मानिए कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये पेन आज मैंने बेचा 1 लाख रुपए का, तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि वाह क्या बात है, क्या डील है। और फिर मैं यदि आपसे कहूं कि ये मैंने खरीदा ही 99,990 का था, तो बड़ी ही खोखली सी बात हो गई। तो यही बैंक जॉब में भी होता है। आप ये देख लेते हो कि ज्वाइन करते ही आपको ये बैंक 90,000 की सैलरी दे रहा है, पर उसकी कॉस्ट क्या है ये आप देखना भूल जाते हो। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी कॉस्ट क्या है। अच्छा, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसी कॉस्ट को 2 भागों में बांटता हूँ। एक तो सेक्रीफाइसेस, जो त्याग आप करते हो, और दूसरा वर्किंग आवर्स। अक्सर हम वर्किंग आवर्स की बात नहीं करते, और कोई जॉब जब सैलरी की बात करती है तो वो ये मान के चलती है कि 8 घंटे काम करने का मेहनताना इतने रुपए है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने अक्टूबर 2017 में एक नोट जारी किया जिसमें वो ये कहते हैं कि ये बहुत आम प्रैक्टिस अब हो गई है कि एक बैंक एम्प्लॉय को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे। मेरा तो क्लेम है कि 12 से 15 घंटे की ये विंडो है। ये बहुत नॉर्मल है यदि रात को एम्प्लॉय 10, 11, 12 बजे भी घर वापस जा रहा है। और ये किसी अर्जेंसी या किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने में जो काम चल रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्म है। और यदि कोई पर्टिकुलर टारगेट है या मान लो ऑडिट चल रहा है तब तो एक्सेप्शन है, तब तो हो सकता है आपको रात वहीं चादर बिछा के सोना भी पड़े, जिसको कि अप्रिशिएट किया जाता है कि वाह कितना जबरदस्त एम्प्लॉय है। खुद का और अपने परिवार का त्याग करते हुए, दोस्तों से बातचीत का वो सबका त्याग करते हुए कितना डेडिकेटेड एम्प्लॉय है। तो मार्क्स ने एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसमें वो कहता है, फॉर इंस्टांस मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि आपको 8 घंटे काम करना है। 8 घंटे में से जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मेहनताना देता है उसका काम वो लगभग पहले 2-3 घंटों में ही पूरा कर देता है और चुका देता है। और जो बाद के 4-5 घंटे हैं उसमें जो वो काम करता है वो काम एक्चुअली सरप्लस लेबर है, जो कि सरप्लस वैल्यू जनरेट करता है और जो कि सीधा साधा प्रॉफिट एम्प्लॉयर को जाता है। सोचिए यहां हम 8 घंटे की तो बात कर ही नहीं रहे, यहां तो बात और 12 और 15 घंटे की हो रही है। तो सोचिए उसमें कितना सरप्लस लेबर, सरप्लस वैल्यू अपने एम्प्लॉयर के लिए जनरेट करता होगा। हम देखेंगे आगे कि
पिछले 5 सालों में कितना प्रॉफिट बैंक का हुआ, विच इज वेरी ऑब्वियस गिवन द कॉस्ट। मैं आपको एक बहुत सादा सा एग्जांपल देता हूं। 2 जॉब ले लेते हैं, एक बैंक जॉब हो गया और दूसरा कोई भी एक जॉब मान लो, उसका नाम एक्स है, ठीक है। बैंक पीओ जब आप बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 90,000 हो। आप यदि कोई एक्स जॉब करते हैं जहां कि आपको 8 घंटा काम करना होता है, विच इज द नॉर्म। गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में 8 घंटा इज द नॉर्म। बैंक इज एन एक्सेप्शन, जहां वो सर्विस इंडस्ट्री कह के खुद को इस क्लॉज से बच जाता है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं और बैंक की सैलरी निकालूं जो यदि 8 घंटा काम करना पड़े तो कितनी बनेगी, तो बैंक में 6 दिन का काम हुआ 12×6 = 72 घंटे का काम, और किसी भी ऐसी नौकरी में जहां 8 घंटा काम करना पड़ता है वहां हुआ 8×6 = 48 घंटे और 72 घंटे, सीधा सीधा 50% एक्स्ट्रा। तो इसमें यदि थोड़ा गणित लगा के मैं एडजस्ट करूं तो कहने का मतलब ये कि बैंक की सैलरी यदि मैं 8 घंटे के हिसाब से लगाऊं तो असल में 60,000 होनी चाहिए, क्योंकि बैंक में काम भी यदि एक्स में 100 काम हो रहा है तो बैंक में 150 काम हो रहा है। और यहाँ मैं अभी वो काम तो लगा ही नहीं रहा जो छुट्टियों में करना होता है, सैटरडेज को, जैसे कि 2nd और 4th सैटरडे बैंक की छुट्टी रहती है प्रिंसिपली, पर उन छुट्टियों में भी काम कराया जाता है, मैं उसको भी हटा देता हूँ अभी, तो भी बैंक की सैलरी हुई 60,000। दूसरा सेक्रीफाइसेज जो होते हैं, फैमिली को कम समय दे पाना, फ्रेंड्स को कम समय दे पाना, या फिर अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, अपनी फूड हैबिट्स को इग्नोर करना, टाइम पे खाना खाने को इग्नोर करना। हो सकता है इसमें यदि आप अकेले रहते हो और एक एम्प्लॉय हो तो कोई हेल्प लगा ले, पर क्या आपको नहीं लगता कि यदि उस हेल्प को लगा लेने से आपका जो समय बचता है, उस बचे हुए समय में भी आप दरअसल बैंक में काम कर रहे हैं, तो वो हेल्प का फायदा आपको ना जाके सीधा बैंक को जा रहा है। इस सिलसिले में कार्ल मार्क्स ने और एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एलियनेशन। उसने थ्योरी ऑफ एलियनेशन के 4 कंपोनेंट बताए, जिसमें पहला था कि वर्कर गेट एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपका काम है, आप उसी से एलियनेटेड फील करते हैं। यानी कि आप आज क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। आपको जो सुबह 10 बजे फोन आती है कि आज का टारगेट ये है, ये वो डिसाइड करते हैं। आपका कोई सही नहीं है, आपको उसमें कोई, आपके काम में, आपकी एक्टिविटी में कोई अपनापन महसूस नहीं होता। दूसरा है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। फाइनली आप जो प्रोडक्ट, बैंक में जो प्रोडक्ट हैं जो आप फाइनली बेचेंगे, उससे किसको फायदा हो रहा है, किसको फायदा होना चाहिए, क्या उसकी अहमियत किसी भी कस्टमर के लिए हो सकती है, आपको उससे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इसी को एलियनेशन कहते हैं। तीसरा है एलियनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स। किसी भी हारी बीमारी में फेलो वर्कर को, किसी भी कॉलीग को यदि आपकी जरूरत पड़ती है तो आप चाह के भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। आपको छुट्टी तब मिलेगी जब असल में जो अफेक्टेड है, जिसको जरूरत है, उसको मिल पाए। इसी एलियनेशन का एक पार्ट ये भी है कि जब आपको फोन करके टारगेट्स दिए जाते हैं या आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, असल में एक वर्कर को दूसरे वर्कर के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं। चौथा है एलियनेशन फ्रॉम ह्यूमन पोटेंशियल। क्रिएटिविटी, आर्ट, आपका कोई इंटरेस्ट, वो सब आप भूल जाते हो। आपका बस टारगेट्स दिमाग में रहते हैं और वही काम के बाद भी वही रहते हैं। तो ये 4 लेवल पे अगर मैं कार्ल मार्क्स की टर्म्स में कहूं तो कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय एलियनेट हो जाता है। बहुत ही आम बात है कि अगर आप सिंगल हैं, बैंक एम्प्लॉय हैं, अपने होम टाउन में पोस्टेड नहीं है, तो आप तीनों समय का खाना बाहर होटल या किसी रेस्टोरेंट पे ही खा रहे हो सकता है 2 ही समय पे खा रहे हो। बहुत आम है कि आपके पास फैमिली और फ्रेंड्स के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन जब 9 से 9 बजे तक या उससे और भी ज्यादा 11 बजे तक, 12 बजे तक बैंक में जा रहे हैं, तो सीधा बचता है कि घर जाया जाए, कुछ घंटे की नींद ली जाए और सुबह को वापस आ जाया जाए। इतना समय ही आपके पास नहीं है कि आप अपने खाने के लिए भी समय निकाल पाए। खाना खाने का समय निकाल पाए बड़ी बात है, खाना बनाने का समय निकल पाए वो उससे भी बड़ी बात है। अब इसमें भी समझदार एम्प्लॉय क्या करते हैं कि हेल्प लगा लिया जाए, खाने के लिए, घर की सफाई के लिए, लॉन्ड्री के लिए, बाहर कपड़े जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो हेल्प लगाई जाए या जो भी घर का काम बाहर पैसों से कराया जाए, उसके बदले में एम्प्लॉय को कंफर्ट मिलना चाहिए, ना कि उसके बदले में जो समय बच रहा है उसमें बैंक का काम किया जाए? ठीक है, अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। इसमें आपकी एक फैमिली है, या तो आप माता पिता के साथ रहते हैं या फिर आप मैरिड हैं। अब इसमें क्या होगा कि आप जो 12 से 15 घंटे काम कर रहे हैं, उसमें जो भी काम आपका अभी तक था, घर मेंटेन करना, बर्तन का, किचन का, साफ सफाई, कपड़ों का, अभी वो घर पे आपकी फैमिली का कोई मेंबर कर रहा है। क्योंकि वी मोस्टली हैव अ ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर, तो मोस्टली या तो आपकी माताजी वो काम कर रही है या फिर आपकी वाइफ वो काम कर रही है। अब आप सोच के देखिए कि जो काम असल में आपका अपना है, एज एन इंडिविजुअल, जो काम आपका होना चाहिए था, वो काम भी कोई और कर रहा है। अगर आप शाम को 6 बजे काम से छूटें और जाके भले ही आप काम ना करें, भले ही आप घूमने जाएं दोस्तों के साथ, भले ही आप बाहर खाना खाएं, भले ही आप मूवी देखने जाएं, वो एक समय है जो आप खुद पे या अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यदि
वो 6 बजे के बाद भी आप बैंक में काम कर रहे हैं 9 या 11 बजे तक, और आपके बदले में खाना तैयार आपको मिलेगा जब आप वापस जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये खाना असल में आपको फायदा पहुंचाने के बजाय बैंक को फायदा पहुंचा रहा है? तो यदि आप 6 बजे घर पहुंच जा रहे हैं और उसमें जो भी समय आपको मिल रहा है वो एज अ फैमिली फायदा दे रहा है, वो फायदा दे आपकी माता जी को, आपकी वाइफ को, या आपको पर्सनली, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, फायदा फैमिली में जा रहा है। बट जहां आप 9 या 11 बजे तक काम कर रहे हैं और बदले में घर पे सारा काम हो जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो जो वर्कर घर पे है, इनविजिबल वर्कर ऑफ द बैंक, उसका फायदा असल में आपको न जाके बैंक को जा रहा है, और जिसके एवज में बैंक को कोई मेहनताना देने की भी जरूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस बैंक को नहीं देना है। तो जो 60,000 की सैलरी थी वो असल में 2 लोग कम से कम मिलके कमा रहे हैं, तो इंडिविजुअल की सैलरी तो 30,000 ही हुई। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पे, प्रॉफिट्स। आप देख पा रहे हैं बैंक का पिछले 5 सालों का नेट एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ। इन 5 सालों का बैंक का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ आता है 38.47%। इसका अंदाजा आप अपने एफडी के मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करके लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि बैंक का प्रॉफिट कई सारे सोर्सेज से आता है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम रहा, कैपिटल मार्केट्स की इनकम रही, फीस रही, पर इनके पीछे भी काम करने वाले भी तो लोग ही हैं। मैं फिर मार्क्स के हवाले से कहूंगा कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है सरप्लस लेबर का और एंडलेस वर्किंग आवर्स का। तो आपके पास भले ही किसी भी सिनारियों में बैंक से 10% से ज्यादा इंटरेस्ट कमाने की स्कीम ना हो, पर बैंक के पास जरूर ऐसी स्कीम है जिससे वो इतना प्रॉफिट कमा सकती है। वो स्कीम हमने देखी अभी। ये हमें ले जाता है हमारे तीसरे पहलू की तरफ कि आखिर बैंक को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। आरबीआई जनवरी 2013 में एक फ्लेक्सी वर्क स्कीम लेके आया, जिसके तहत जो वर्किंग विंडो होगी वो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हो। इसमें क्या होगा कि जो कोर वर्किंग आवर्स किसी भी एम्प्लॉय के होंगे वो होंगे 11 बजे से लेके 3 बजे तक, ये 4। बाकी जो 4 घंटे बचे वो एम्प्लॉय अपनी सहूलियत के हिसाब से बची हुई विंडो में दे सकता है। तो जब बैंक का भी बैंक ऐसे कदम उठा सकता है तो इनको कौन रोक रहा है? अब सवाल आता है, क्योंकि ये बैंक्स सीधा कस्टमर से डील करते हैं तो मुश्किल है, पर कस्टमर डीलिंग तो सिर्फ 4 बजे तक है, और अगर कस्टमर से डील करते भी हैं तो भी तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ एक्सप्लॉइटेटिव वर्क कल्चर का। पर अगर समस्या ये नहीं है तो समस्या है क्या? समस्या है वर्कलोड, और हैवी वर्कलोड की समस्या एक असल समस्या है बैंकिंग में। कारण क्या है कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने उसी नोट में एक बात और कही कि बैंक्स में 10 साल के लिए रिक्रूटमेंट पे रोक लगा दी गई, एम्बार्गो लगा दिया गया। वो 10 साल लगभग 2000 सन से लेके 2010 तक रहे। एंड ये कोई फॉर्मल गवर्नमेंट नोटिफाइड बैन नहीं था, ये सिर्फ एक पॉलिसी डायरेक्टिव था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। इसके तहत जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आप जानते हैं उन सभी ने रिक्रूटमेंट पे रोक लगा दी, और इसी के साथ काम पे थी एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसके तहत एम्प्लॉइज रिटायरमेंट भी ले रहे थे। तो नई भर्तियां नहीं हो रही हैं जबकि एम्प्लॉइज रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये 2010 तक चला। इसी के रिपरकशंस हैं जो आज तक भी देखे जाते हैं, और बैंक ये मानने को तैयार नहीं है कि स्टाफ क्रंच है। इसीलिए जितनी लिमिटेड वर्कफोर्स बैंक के पास है उस पे इमेंस वर्कलोड आया हुआ है, उस पे भारी वर्कलोड आया हुआ है। पर बैंक को फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताइए बैंक को फर्क क्यों पड़ेगा जब उसके पास इतने क्यूट एम्प्लॉइज हैं कि इतनी कॉस्ट के बावजूद भी, जो हमने कॉस्ट की अभी बात की हर लेवल पे, पर्सनल, फैमिली, फ्रेंड्स, लाइफ, जब बैंक एम्प्लॉय सारी कॉस्ट लगा के पूरे अपने जीवन को ताक पे रख के काम करने को तैयार है दिन रात, तो क्यों ही चेंजेस और रिफॉर्म्स की जरूरत भी है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ। कार्ल मार्क्स ने 150 साल पहले एक बात और कही कि मशीन्स और रोबोट्स कभी ह्यूमंस को या वर्कर को रिप्लेस नहीं करेंगे। कारण ये सिर्फ ह्यूमंस और वर्कर्स ही हैं जो सरप्लस लेबर के थ्रू सरप्लस वैल्यू जनरेट करते हैं कैपिटलिस्ट के लिए। तो कोई भी मशीन या रोबोट वो सरप्लस लेबर या वैल्यू जनरेट करेगा ही नहीं इनहेरेंटली। मैं वैसे ऑप्टिमिस्टिक हूं फ्यूचर को लेके, बाकी सेक्टर्स में जो भी रोबोट्स या एआई नए रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, पर जहां बात बैंकिंग की आती है मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में रोबोट्स या मशीन्स एटलीस्ट बैंकिंग एम्प्लॉयज को रिप्लेस करने वाली है, क्योंकि वो सरप्लस लेबर उस हद की डेडिकेशन रोबोट्स नहीं दे पाएंगे। तो जब तक बैंकिंग एम्प्लॉइज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक बैंक्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात आती है कि क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं बात करूंगा कि बैंक क्या कर सकता है। बहुत सिंपली एक लाइन में कहूं तो बैंक अपने वर्क कल्चर को इंप्रूव कर सकता है। बैंक कल्चर को कैसे इंप्रूव कर सकता है ये बैंक बहुत बेहतर जानता है। 200 साल से ज्यादा पुराना बैंक है, वो बेहतर जानता है। दूसरा आता है कि मेरी बात एक कभी समझ नहीं आई कि बैंक 3 लेवल पे एग्जाम क्यों लेता है, एक प्री, एक मेंस और फिर एक इंटरव्यू, जिसमें कि बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स पूछी जाती है। चलिए वहां तक भी ठीक है, मैं मान लेता हूं, बट इंटरव्यू लेने का क्या औचित्य है? इंटरव्यू लेके आप क्या जज करना चाह रहे हैं? जब आपको इवेंचुअली बनाना उनको भेड़ ही है तो उसके लिए
इंटरव्यू लेके क्या जज करना है। हो सकता है पहले कभी बैंक्स को लीडर्स चाहिए हो, स्पेशलिस्ट चाहिए हो, जिनका कि एक पर्टिकुलर बेंट ऑफ माइंड हो, एप्टीट्यूड हो, जिससे कि वो इंटरव्यू से जज करें और फिर इंडक्शन करें। पर अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इंटरव्यू का कोई औचित्य नहीं रह गया है, ये इंटरव्यू को हटा सकते हैं। और यदि इनको स्पेशलिस्ट चाहिए कभी किसी पर्टिकुलर बैंक के डिपार्टमेंट में, तो अपने इंटरनल इंटरव्यू करा के वहां कर सकता है। इंडक्शन लेवल पे इंटरव्यू कराने का बैंक में गिवन द वर्किंग कंडीशंस एंड गिवन द रिक्वायरमेंट जो वो लेते हैं एम्प्लॉयज से, इंटरव्यू का कोई औचित्य नहीं है, वो इसको हटा सकते हैं। देखिए, अगर आपको सिर्फ बैंकिंग आती है तो आप सिर्फ बैंकिंग कीजिए, ठीक ठाक आप जीवन जी लोगे और आपके रिश्तेदार आपको अच्छा पहचान पाएंगे, आपको अच्छा अप्रिशिएट करेंगे। पर मानिए अगर आपको सांस लेना भी आता है ना, कि आप कहीं जाते हैं और लोग कहते हैं वाह क्या सांस लेता है, तो देखिए क्या उसमें कुछ करियर ऑप्शंस हैं, क्या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में कुछ, योग में कुछ, या स्विमिंग में कुछ किया जा सकता है सांस लेने से संबंधित। तो अगर आप में ऐसा कुछ है तो उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको नर्चर कीजिए और अकॉर्डिंगली जज कीजिए, आप बेहतर जज कर पाएंगे। अगर आप 3 लेवल का एग्जाम पास कर सकते हैं, इवेंचुअली एक बैंकिंग ऑफिसर बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप और कुछ चूज करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। और अगर आप बहुत प्रिपरेशन करने के बाद बैंक में सेलेक्ट हो जाते हैं या आप एट प्रेजेंट बैंकर हैं, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। फाइनली मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कंक्लूड करना चाहता हूं। एक बार नदी किनारे एक साधु मेडिटेशन कर रहा होता है। दूसरा साधु उसके पास नदी पे भागता हुआ, नदी के पानी पे भागता हुआ आता है और पूछता है कि तुमने देखा अभी मैंने क्या किया? वो बोलते हैं कि हाँ देखा। तो ये कहता है कि मैंने जो अभी ये पानी पे चलने की कला हासिल की है, ये मैंने 12 साल हिमालय पे एक पांव पे खड़े होकर तपस्या की, तब जाके मुझे ये कला हासिल हुई। तो वो साधु उनकी ओर देखता है और बोलता है कि ये जो नाव वाला दिख रहा है ना, इसको यदि 2 पैसे आप देते तो आपको नदी पार करा देता। ये आपकी कीमत है आपकी कला की जो आपने 12 साल में सीखा। तो कहाँ कितना समय, कितना लेबर, कितना सेक्रीफाइस आप दे रहे हो, उसके एवज में आपको क्या मिल रहा है, उसके लिए बैठिए, एक्सप्लोर कीजिए, एनालाइज कीजिए। और निश्चित ही ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आपको वो नाव 2 पैसे में वो नदी पार करा सकती है। आपको 12 साल एक पांव पे खड़े रह के तपस्या करने की जरूरत शायद ना हो। थैंक यू।